स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम लोग अपने बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 5B के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे ऑफ द टॉपिक पॉस्चर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको गुड एंड बैड पॉस्चर के बारे में बताया और भी हमने चीज़ें पढ़ी अबाउट पॉस्चर। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पॉस्चरल डिफेक्ट्स। ठीक है, यानी सही पॉस्चर में बैठना बहुत ज़रूरी होता है फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज एज, यानी बचपन से ही अगर आप सही तरीके से बैठेंगे तो किसी भी तरह की डिफ़ॉर्मिटी बॉडी के अंदर नहीं होगी। लेकिन अगर किसी भी कारण से वो डिफ़ॉर्मिटी आ गई है तो ऐसे कौन से डिफेक्ट्स हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। सबसे पहली बात तो आपके पॉस्चरल डिफेक्ट्स में काफ़ी सारे डिफेक्ट्स आपकी बुक में दिए हैं, जैसे काइफोसिस जिसको राउंड बैक कहते हैं, लॉर्डोसिस जिसको हॉलो बैक कहते हैं, देन रिजिड स्पाइन, आपका स्कोलियोसिस, नॉक नी, फ्लैट फुट, रिकेट्स, ये सब दिए हैं। पहला हम पढ़ेंगे जिसका नाम है काइफोसिस। काइफोसिस को ही राउंड बैक भी बोलते हैं। देख लीजिए, आपको पिक्चर से बहुत क्लियर हो जाएगा। अगेन इस पिक्चर को मैंने इंटरनेट से लिया है जिसका सोर्स नीचे मेंशन किया है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो पिक्चर है जिसमें टिपिकल स्पाइन लिखा है, ये एक नॉर्मल बॉडी का स्ट्रक्चर है एंड जिस एक गुड पॉस्चर का भी आप कह सकते हो एग्जाम्पल है। वेराज जो सेकंड पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा है बैक कैसे कैसे हो गई है, राउंड हो गई है ना, राउंड बैक हो गई है और इसी को हम काइफोसिस कहते हैं। इट इज़ एन एक्सेसिव फॉरवर्ड कर्व ऑफ योर स्पाइन, हमारी स्पाइन का बहुत ही ऐसे आगे की तरफ झुक जाना। इस कंडीशन से क्या होगा, दिस कंडीशन कैन कॉज यू टू लीन फॉरवर्ड लाइक यू आर हंचिंग ओवर। ऐसा लगेगा कि जैसे आप आगे ऐसे हंच कर रहे हो, ऐसी तरह का आपके अंदर एक डिफॉर्मिटी आ जाएगी और इसकी वजह से ऑब्वियसली बैक पेन और स्टिफ मसल्स हो जाती हैं। ओके, अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होता है ये। पहली बात, पुअर पॉस्चर की वजह से, अगर आपका पॉस्चर ख़राब हो, स्पाइन में कोई इंजरी हुई हो, बोन की जो ग्रोथ है वो अबनॉर्मल है, शेप अबनॉर्मल है, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द बोन इन योर स्पाइन, यानी जो बोन्स हैं आपकी स्पाइन में उनकी स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से। साथ ही साथ कभी जब इंसान टाइट और इल फिटेड क्लोथ्स पहनता है तो इसकी वजह से भी पूरी तरह जो बच्चे की चेस्ट है वो एक्सपैंड नहीं हो पाती है, और ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन की वजह से भी फॉल्टी पॉस्चर बन जाता है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप डॉक्टर्स के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो काफ़ी कुछ एक्सरसाइजेस को वो हमें सजेस्ट करते हैं। जैसे एक तो हो गया आपका बोट पोज या आपका नौकासना, यानी नौका मतलब बोट, नौका आसना। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको पूरा प्रोसेस लिखा है आपकी बुक से ही, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। लाई डाउन ऑन द ग्राउंड विद योर फेस डाउनवर्ड, यानी पहले तो आप मुंह के उस पर आप ज़मीन पे लेट जाएंगे और इनहेल करेंगे, अंदर सांस लेंगे। अब आपने अपनी दोनों के दोनों हाथों को फॉरवर्ड ले लेना है, खींचना है और फ्लोर के ऊपर रखना है अपने पाम को जॉइन करके एक साथ। ठीक है, पाम्स आपने जॉइन कर लिए। ओके, एंड एट द सेम टाइम प्लेस योर फोरहेड ऑन द फ्लोर। अब आपने अपने फोरहेड को भी ज़मीन पर ही रखा है। अब आप धीरे धीरे अपनी जो आर्म्स आपकी टच है ना, पाम्स के साथ क्लोज्ड है, उसको आप उठाएंगे आगे और नेक को फ्रंट में लेके जाएंगे और बैक को, अपनी जो लेग्स हैं उनको ऊपर की तरफ पीछे उठाएंगे जितना आप कर सकते हैं बिना अपनी पैरों को बेंड करें। प्रॉपर पॉस्चर जो इस आसन में है वो क्या होगा, वो डिमांड करता है कि पेशेंट जो है उसकी दोनों आर्म्स उठी हों, जिसमें उसकी हथेली जॉइन है, दोनों टांगें साथ रखी हैं और उठी हुई हैं पीछे की तरफ, सर जो है वो भी हमारे आर्म लेवल तक उठा हुआ है। ठीक है, और पूरा जो शरीर का वज़न है वो हमारे एब्डोमेन पे रेस्ट कर रहा है। इस पॉस्चर को कुछ मिनट के लिए होल्ड करेंगे। फॉर रिलीजिंग ब्रिंग बोथ नीज, चिन एंड शोल्डर स्लोली ऑन द ग्राउंड, यानी कि रिलीज छोड़ते हुए अपने जो आपके घुटने हैं, जो आपकी चिन है और शोल्डर है, उसको धीरे धीरे ग्राउंड पे लाएंगे और स्ट्रेट कर लेंगे अपने टांगों को और ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या किया आपने इसके अंदर। ये हमारा बोट पोज हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है बो पोज, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम धनुरा आसना भी बोलते हैं। इस आसन में जो प्रैक्टिशनर है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपने किसका इस्तेमाल करेगा, अपने हाथों का और अपनी आर्म्स का। किस लिए यूज़ करेगा अपने हाथों का, टू पुल हिज ट्रंक एंड लेग्स अप टुगेदर, यानी एक ऐसा कर्व बनाएगा जो कि धनुष जैसा दिखेगा, इसीलिए इसको हम धनुर आसना भी बोलते हैं। हमने क्या किया इसके अंदर, सबसे पहले हम ग्राउंड पे फेस को नीचे की तरफ रखते हुए लेट जाएंगे। अब अपनी टांगों को बेंड करेंगे। ठीक है, एंड ग्रैस्प योर एंकल्स विद योर हैंड, यानी अपने एंकल्स को, जो हमारे पैरों के एंकल्स हैं, उसको अपने हाथों से पकड़ लेंगे कि, और हमारे जो पांचों की पांचों फिंगर्स हैं वो इनर साइड ऑफ द लेग्स की तरफ होनी चाहिए। पिक्चर में देखो साफ डिफेक्ट हो रहा है जो मैं बोल रही हूँ आपको साथ साथ।
फिर अपने सर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और चेस्ट को भी उठाएंगे, एंकल्स को अपनी तरफ और खींचेंगे। ये याद रखना कि नीज़, लिफ्टिंग द नीज़ एंड थाइज ऑफ द फ्लोर, अपने थाइज और नीज़ को थोड़ा सा फ्लोर से उठाएंगे उस समय आप, और इस तरीके से हमें बो की शेप ले लेंगे। कुछ समय के लिए इसको रिटेन करेंगे, फिर एक्सेल करते करते वापस से नॉर्मल पोज में आ जाएंगे। ये कुछ जो आसन है या जो भी ये आपको बताया हुआ है, ये आपके डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए, या उसको ठीक तो नहीं कह सकते, उसमें थोड़ी राहत देने के लिए आपको बताया जाता है। ओके, इसी के साथ साथ और भी कुछ होते हैं, जैसे एक आपकी वॉल बार एक्सरसाइज होती है, जिसमें आप क्या करेंगे, आप लोग स्टैंडिंग विद द बैक टू द लैडर फिक्स इन द वॉल, यानी दीवार पे एक आपकी सीढ़ी है, उसके तरफ अपनी बैक करके खड़े हो जाएंगे, और फिर अपने आप को क्या करेंगे, जो आपकी सीढ़ी है उसके स्टेप से अपने आप को लटकने की हेल्प कोशिश करेंगे। मतलब आपका मुंह जो है वो लैडर की तरफ नहीं है, मुंह आपका लैडर की तरफ नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और आप पीछे से अपने हाथों से उस लैडर को पकड़ के उस पर लटक रहे हो। कुछ समय के लिए लटकेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर से रिपीट करेंगे। समझ में आ गई बात आपको? अब हम सेकंड डिफेक्ट पे जाते हैं, जिसका नाम है आपका लॉर्डोसिस। काइफोसिस पढ़ लिया, लॉर्डोसिस पढ़ेंगे, जिसको हम हॉलो बैक कहते हैं। देखो, इसको आप इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप लोग देखिए, पिक्चर नंबर 1 नॉर्मल है, पिक्चर नंबर 2 जो आपकी है वो आपकी डिफेक्टिव बताई हुई है। ठीक है, हॉलो बैक। सो लॉर्डोसिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें फॉरवर्ड कर्व स्पाइन इन योर नेक एंड लोअर बैक, यानी नेक में या लोअर बैक में क्या होता है, फॉरवर्ड कर्व आ जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। देखो, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस और काइफोसिस, ये सब की सब कंडीशन में हमारी स्पाइन में ही कर्व जो है वो इफेक्ट हो रहा है। डिफरेंस ये है कि स्पाइन का कौन सा हिस्सा है और कौन से हिस्से में वो इफेक्ट आ रहा है। तो लॉर्डोसिस के अंदर जो कर्व है वो हमारे क्या होता है, हमारा लोअर जो बॉडी का पार्ट है ना, नीचे से आप जो देखिए जो लोअर बॉडी पार्ट है उधर की तरफ आपका कर्व, एक्सेसिव कर्व आ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी ऐसे आगे की तरफ पुश्ड लगती है। सिर्फ कॉजेज़ की बात करें तो ये जो है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन जिसको हो जाता है उसमें हो जाएगा, मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं। सिटअप्स में क्या करेंगे, अपनी पीठ के बल पे आप लोग ज़मीन पे लेट जाएंगे, अपने घुटनों को बेंड कर लेंगे एंड पैरों को ज़मीन पे रखे रहेंगे लगा के। ठीक है, अब आप दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाइए और धीरे धीरे दोनों हाथों की मदद से ऊपर उठने की कोशिश करिए। ठीक है, 10 से 12 बार इसको हम रिपीट करेंगे। साथ ही साथ अच्छा, और भी इसमें एक चीज़ जो हम कर सकते हैं, अपनी टांगों को 90 डिग्री एंगल पे होल्ड करके रखेंगे, फिर रोटेट करेंगे। नेक्स्ट, टू टच द ग्राउंड इन ऑपोजिट साइड वाइल लाइंग ऑन द बैक, यानी जैसे आप अपनी पीठ के बल पे ज़मीन पे लेटे हुए हैं, तो लेटे लेटे आप ग्राउंड का ऑपोजिट साइड पकड़ेंगे, यानी जैसे आपने एक तरफ को मुँह करा और ऑपोजिट साइड को आप टच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन डिफेक्ट की, जिसको हम बोलते हैं नॉक नीज। देखो, आपको पिक्चर में अच्छे से समझ में आएगा। सारी पिक्चर्स मैंने इसीलिए यहाँ पे दी हैं ताकि आप पिक्चर से समझ सको कि बात हो क्या रही है। ठीक है, तो नॉक नीज के अंदर आप फर्स्ट पिक्चर देखिए जो हमारा टिपिकल लेग का स्ट्रक्चर है, और सेकंड पिक्चर देखिए, उससे आपको समझ में आएगा, जिसमें आपके नीज आपको दिखेंगे, थोड़े से बेंड दिखेंगे। तो इस कंडीशन में नीज जो होते हैं अंदर की तरफ हमारे बेंड हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को नॉक करते हैं, यानी एक दूसरे से टकराते हैं, इसीलिए इसको हम नॉक नीज कहते हैं। द प्लेसेस एक्सेसिव फोर्सेस ऑन द आउटर साइड, इससे क्या होगा, हमारे जो नीज की बाहरी साइड है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और डैमेज हो सकता है। इसके कॉजेज़ होते हैं, अगर रिकेट्स हो बच्चे के अंदर, विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, वज़न बहुत ज़्यादा हो, ओबेसिटी हो, फ्लैट फुट हो और बहुत लंबे समय तक खड़े रहने का काम हो, ये कुछ कॉजेज़ हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम शार्क लिवर ऑयल की अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत समय तक खड़े रहना अवॉइड करिए। हॉर्स राइडिंग इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कहलाई जाती है, एंड फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लीजिए। नेक्स्ट कम्स अगेन अ वेरी कॉमन फ्लैट फुट। देखो, नॉर्मल फुट आप देखिए, इसमें सेकंड पिक्चर हमारी नॉर्मल फुट है। जब आप पैर रखोगे ना, तो आपके जो पैर के बीच नीचे का मिडिल का कुछ हिस्सा है वो ज़मीन से उठा रहता है, इसीलिए हमारे पैर का हम जब इम्प्रेशन ले कुछ इस तरह का आता है। बीच का हिस्सा, मतलब अगर आप किसी लिक्विड में अपना पैर रखते हो फिर आगे ज़मीन पे रखोगे तो इम्प्रेशन सिर्फ बीच वाले हिस्से का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो जो है ज़मीन पे हमारा टच ही नहीं होता है एक नॉर्मल फुट के केस में। लेकिन जब एक इंसान को फ्लैट फुट होगा तो पूरे का पूरा पैर उसका छप जाएगा, क्योंकि कोई गैप है ही नहीं। ठीक है,
फ्लैट फीट या फ्लैट फुट जो है वो क्या होता है कि हमारा जब आप खड़े होते हो तो आपका जो इनर सोल है फीट का वो फ्लैट ज़मीन से सीधा कांटेक्ट में आ जाता है। और जैसे कि मैंने कहा किसी भी कलर वाटर में पैर डिप करिए, ग्राउंड पे उसका प्रिंट लीजिए, आपको दिखेगा। अगर पूरा का पूरा पैर आ रहा है तो मतलब आपको फ्लैट फुट है। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? आपकी फुट मसल वीक है, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपने शूज़ गलत डिफेक्टिव पहने थे, आपका स्टैंडिंग पोस्चर गलत था। ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल शूज़ आते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं जो इनर साइड जो होती है सोल की और हील की उसको थोड़ा रेस कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो बॉडी का वेट है वो अदर साइड ऑफ द फीट पे चला जाए। साथ ही साथ कुछ और रेमेडियल एक्सरसाइज कराते हैं मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप अपने फीट के जो आउटर साइड्स हैं उस पर चलो, मतलब ऐसे पूरा पैर ना रख के आउटर साइड्स पे चलो। अगर पेन है तो कंप्लीट रेस्ट पे चले जाओ और बहुत देर तक खड़े मत रहो। ठीक है, ये कुछ ट्रीटमेंट के आपके चीज़ें हैं। नेक्स्ट कम रिकेट्स। रिकेट्स आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा ना, विटामिन डी की कमी से हो जाता है, हम पढ़ते थे इस चीज़ को। रिकेट्स में आप देख सकते हो बेंड शेप आ रही है एकदम लेग्स की। तो ये कंडीशन है जिससे बच्चे की बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बेंड हो जाती हैं। ठीक है, और एक बोट टाइप लेग्स आ जाती हैं। और जो हमारी बोन्स है वो इतनी सॉफ्ट है कि बहुत आसानी से टूट सकती हैं। मोस्ट कॉमन इसका रीज़न होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ओके, जैसे कॉजेज़ मैंने कहा विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी या कोई और मेडिकल कंडीशन। ट्रीटमेंट के चलते आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लीजिए, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लीजिए, सनलाइट का एक्सपोजर लीजिए और अगर कोई दिक्कत है जो पता लगती है उसका इलाज कराइए। नेक्स्ट इज स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस देखिए इसका डायग्राम, आप डायग्राम से थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। स्पाइन पे ध्यान दो, ये देखो, ये एक नॉर्मल स्पाइन है फर्स्ट केस। सेकंड केस में आप स्पाइन देखो। सो स्कोलियोसिस एक एब्नॉर्मल साइड टू साइड कर्वेचर है हमारी स्पाइन का, जिसमें हमारी जो बैकबोन है हैज़ अ स्लाइड फॉरवर्ड एंड अ बैकवर्ड कर्व विच, देखो नॉर्मली उसका एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड हमारा जो कर्व रहता है, लेकिन स्कोलियोसिस में जो हमारी स्पाइन है ना वो लेफ़्ट या राइट की तरफ मूव कर जाती है, सी और या फिर एस शेप बनाते हुए। मतलब कहाँ से मूव कर रही है हमारी, ये हमारी राइट या लेफ़्ट साइड मूव कर रहा है हमारा स्पाइन का कर्व। ठीक है, इसके कॉजेज़ इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लेग्स, या हैवी लिफ्टिंग कर लिया आपने, बोन में डिसीज़ हैं, या इंसान को पैरालिसिस हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा ही रॉन्ग पोस्चर में उठना बैठना हो। ट्रीटमेंट के चलते आप क्या करेंगे, इसके अंदर बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बेंडिंग एंड स्विंगिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताई हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली क्या बोली हमने इसके अंदर, पहली हमने बात करी है कि इसके अंदर हम बार एक्सरसाइज करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। बेंडिंग एंड स्विंगिंग एक्सरसाइज में आप कर सकते हैं। फिर अपने फीट को जॉइन करिए और खड़े हो जाइए और अपने हाथों को स्विंग करिए ओवर द हेड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द बेंड। जहाँ झुके हो उसकी ऑपोजिट, मतलब जहाँ की तरफ झुकाव है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने हाथों को स्विंग करना है। देन आप लोग क्या करेंगे, बेंड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डिफेक्ट। जैसे कि मैंने कहा जहाँ पे डिफेक्ट है उसकी ऑपोजिट साइड पे बेंड करिए। और पिलो जो अपना रखेंगे, ऐसे पिलो को रख के सोइए जिस जहाँ पे बेंड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में सोए हैं। मतलब बेसिकली जहाँ को तरफ झुकाव आपका डिफेक्ट की वजह से आया हुआ है उस डायरेक्शन में नहीं आपको मूव करना है, उसमें आपको नहीं प्रेशर डालना। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस। ये सारे डिफेक्ट्स बहुत हैं आपके एग्जाम में लिखने के लिए। अगर किसी एक के बारे में आता है तो उसकी डिटेल्स लिख दीजिए, और अगर कुछ डिफेक्ट्स के बारे में लिखना आता है तो जो भी आपको ईजी लगे आप उनके बारे में लिख सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो पॉस्चर का पूरा टॉपिक, एंड डू वेल इन योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।